which are ये पास करने का ऑप्शन है? सॉरी, मैंने कहा इसको पास करने का ऑप्शन है, जो होता है ना ऑप्शन, या वो क्या कहते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होता है। नहीं नहीं नहीं, पास करने का ऑप्शन नहीं है, पास करने का ऑप्शन नहीं है। एनीवन, अरसलान आप आंसर कर दो। Anyone wants to answer? अरसलान, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? सर मैं जवाब दे दूं? आई डोंट नो कि वो कितना ठीक होगा, मैं जवाब दे रहा हूं सर। जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें यह है कि डिफरेंट एंडोस्कोपिक एंड एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स एनेस्थेटिक्स, अब जितने भी जो है ना जिसमें नीमोपेरिटोनियम क्रिएट होती है, लाइक एंडोस्कोपी, ये अपना थोरेसिक सर्जरी वाले ना वो जो करते हैं, सर्जरी करते हैं, और इवन ईएनटी वाले एंडोस्कोपिक जो प्रोसीजर रहते हैं, वी हैव टू एनकाउंटर वो उसके हिसाब से ना इसमें शेयर्ड एयरवे, और उसमें पेशेंट एक्सेस जो है ना वो थोड़ी सी लिमिटेड। एक सेकंड, पहले तो आप मुझे एनैमोरेट करके बताएं कि कौन कौन से प्रोसीजर एंडोस्कोपिक होते हैं, तमाम प्रोसीजर्स के नाम बताएं। वेट्स हो गया सर, वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी, वो क्लियरली एंडोस्कोपिक सर्जरी नहीं है। आई सी। ठीक है, एंडोस्कोपिक का मतलब ये है कि या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुस गए सर, ठीक है, या जीआईटी में घुस गए, या जो यूरोलॉजी के प्रोसीजर हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये तो एक बहुत ही ब्रॉड इसमें टर्मिनोलॉजी है, और इसके अंदर जो साइनस सर्जरी है वो भी वो इसमें नहीं आएगी। अच्छा, वो कैविटीज की है ना, सही कह रहे हो। बेसिकली एंडो 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 से नाम से ना अंदर की तरफ जा रही है। सही कह रहे हो। तो ये जो वैट्स है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये अलग कैटेगरी है। सर ठीक है, इवन जो है अभी वहां पर किसी ने आंसर दिया था, उसमें आर्थ्रोस्कोपिक लिखा था, वो आर्थ्रोस्कोपिक भी इसमें नहीं आएगा। एंडोस्कोपी का मतलब क्या है कि जहाँ पे एंडोथीलियम को के अंदर आप घुस रहे हैं। ठीक है ना सर। तो इसके अंदर यूरोलॉजी स्पीकिंग है, यूआरपी हो गया सर, टीआरबीटी हो गया, यानी कि यूरोलॉजी के केसेस, और ईआरसीपी वगैरह में अगर हमें एमआरसीपी में अगर वो कॉल करते हैं रेडियोलॉजिस्ट तो। हाँ जी, तो बेसिकली पहले तो आपने पहला क्वेश्चन का हिस्सा है कि कहाँ पे होता है, फिर उसके बाद अब आप इसकी डोमेन होगी कि ये इन हॉस्पिटल भी हो सकता है, आउट ऑफ हॉस्पिटल भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर ये कि आप फिर आप इसको एक्सपैंड करते जाएंगे इस आंसर को। सर ठीक है सर। उसमें सर अभी मैं वो उसको फर्दर अगर पॉसिबल चैलेंजेस पे आऊं तो इसमें जो है ना वो डिपेंड्स के सर्जन कहाँ पे काम कर रहा है ना। अगर एक सेकंड अब एंडोस्कोपिक हो गया, अब मुझे एंडोवास्कुलर बताइए। एंडोवास्कुलर सर्जरी सर कौन सी सर्जरी होती है? ये कोई वेसल की रिपेयर सर थ्रू। देखें, जो एंजियोग्राफी होती है उसमें कहाँ जाते हैं? एंजियोग्राफी में तो सर डाई डालते हैं हार्ट पे। उसके बाद जो एनोरिज्म की सर्जरी होती है, जो कॉइलिंग होती है, उसके बाद जो वैस्कुलर एनोरिज्म जो होते हैं, एंडोवास्कुलर नहीं होते। एनोरिज्म रिपेयर, कैरोटिड एंडोटोक्टमी और फोगाटी थ्रोम्बो एम्बोलेक्टमी। हाँ जी,
इवन जो ये जो माइट्रल वेल्व की क्लिपिंग होती है ये भी एंडोवास्कुलर ही होता है, वेसल के अंदर जाके सर्जरी कर देते हैं पकड़ के। सर तो अब ये हो गया, अब आप इसके अलग अलग बताएं कि एंडोवास्कुलर में, पहले एंडोवास्कुलर बता दें क्योंकि एंडोवास्कुलर की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा खतरनाक है। सर वो जो सीएनएस की आजकल कॉइलिंग होती है वो भी यही चीज ही है? बिल्कुल यही एनेरिज्म चीज है। देखो कैरोटिड एंडोट्रेक्टमी जो है ना वो अलग चीज है, उसमें तो बाईपास करते हैं ना, वो ओपन होता है, वो एंडोवास्कुलर नहीं होता। कैरोटिड एंडोट्रेक्टमी एंडोवास्कुलर हो सकती है मेरे ख्याल जिसमें सिर्फ ओपन करे, ठीक है। जो ये शायद क्योंकि मैंने इतनी करवाई नहीं है इसलिए मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। किसी के पास बेहतर आंसर है तो बता दे। तो इसके अंदर ये बेसिकली हो सकता है कि ये किसी भी वक्त रप्चर हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने टेवी का नाम सुने? टेवी नहीं सर। टेवी जो है ना बेसिकली ये भी एक्चुअली एंडोवास्कुलर प्रोसीजर ही होता है, ठीक है। सर ये इसको कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस एओर्टिक वाल्व इंटरवेंशन। ये बेसिकली कार्डिक, ये कोई आपसे वैसे नहीं पूछेगा, ये सिर्फ फॉर इंटरेस्ट है। ये जो टेबल वाइवे का एक क्वेश्चन है ना वो इसी किस्म का आता है। वो मेरे से एक दफा उन्होंने ईआरसीपी पूछा था तो मुझे तो उस वक्त ईआरसीपी की एब्रीविएशन भी नहीं आई, मुझे भूल गया, और उसमें मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर था, ठीक। वाइवे वाले कैंडिडेट प्लीज कोई इसका आंसर करें। सुहेब आपने आंसर इतना मजे का नहीं किया था सर, ये एटिपिकल सा क्वेश्चन था, सच्ची बात ये है। तो बेटा वाइवा होता ही एटिपिकल है। और दूसरी बात ये कि सर ऐसा चीज कहीं भी किताब में इस तरह नहीं मिलेगा, चाहे आर्टिकल में भी इस तरह नहीं मिलेगा। लेकिन तो ये 5, 8, 10 मैं अपनी जिंदगी में ना इंशाल्लाह भैया अल्लाह मुझे मौका दे, मैं तुम सब लोगों को किताबों से बाहर निकाल के छोड़ूंगा। मैं ये जिस तरह वो तातारियों ने बगदाद के अंदर किताबों को खत्म किया था ना, मैं इस दुनिया से मॉर्गन मनहूस को, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मनहूस को मैं निकाल के छोड़ूंगा, फिक्र ना करो। मैं भी यहीं पे बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कैसे ये पीछा नहीं छोड़ते। और ये सवाल जो है ना मैं सारे एग्जामिनर्स को भेजूंगा, फिक्र ना करो। और एक और मैं आपको मजे की बात बता दूं कि ये बात असल में रिकॉर्ड हो रही है लेकिन मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पेपर क्वेश्चन बना रहे होते हैं ना, तो मुझसे कहते हैं कि एमसीक्यूज की किताबें भेज दो, तो मैं एमसीक्यूज की किताबें भेज देता हूँ ये, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद जो एमसीक्यूज बनाने शुरू किए थे तो मैंने भी कॉपी कर करके उसमें से एडिट कर करके क्वेश्चन बनाए थे। हम लोग इतने तो है नहीं बासलाहियत के एमसीक्यू बना सके। आपको पता है एमसीक्यू बनाना सबसे मुश्किल काम है, नो डाउट सर। ठीक है। और लेट डॉक्टर कॉल को मैं कोट करूंगा कि इफ यू रीड अ पेज एंड यू आर एबल टू मेक एन एमसीक्यू आउट ऑफ इट, यू नो द सब्जेक्ट। दिस वाज द सेइंग ऑफ डॉक्टर कॉल, साजिद उस्मान कॉल, हु वाज अ लेजेंड, ठीक है ना। एंड आई डेडिकेट, अल्लाह ने उनको सबब बनाया था कि मैं कहाँ पर काम कर रहा था, आरएचसी हड़प्पा, और आरएचसी हड़प्पा से अल्लाह ने मुझे उनके पास पहुंचा दिया और मेरा फर्स्ट टाइम एफसीपीएस पार्ट 1 पास हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आगे अल्लाह ने मेरी रहनुमाई की, ठीक है ना। बहरहाल अल्लाह मियां उनकी बख्शिश करे। ही डाइड मैनी इयर्स अगो, आई थिंक 10 साल हो गए उनकी डेथ को, शायद आई एम नॉट 100% श्योर, 10 साल से ज्यादा हो गए, 11-12 साल हो गए। तो एनीवेज वी आर डी ट्रैक, क्योंकि असल में वाइवे के कैंडिडेट्स में ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ तो इसका मुझे मजे का आंसर नहीं मिला। वाइवा कैलाश कुमार, आप वाइवा के लिए? कैलाश कुमार आपको आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है? जी कैलाश कुमार जी, आप इस सवाल का जवाब, आप वाइवे के कैंडिडेट हैं? जी सर बिल्कुल जी, प्लीज इस सवाल का आप जवाब दें। प्रोसीजर्स का हमने नाम कर लिया है, आपने अभी सुन लिया होगा शायद।
जी सर। अब आप एक एंडोवैस्कुलर सर्जरी करवा रहे हैं, एंडोवैस्कुलर, ठीक है? तो ठीक, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच यू कैन फेस? एंडोवेस्कुलर में सर हमारे पास है सर, एमआई हो सकता है पेशेंट को सर, और थ्रोम्बोसिस और स्टेसिस के चांसेस हैं जो कि सर एंडोवेस्कुलर में मिल सकते हैं। एक दफा लंबा सा सांस लो और दोबारा से जी आंसर दो, क्योंकि आपने दोनों गलत जवाब दिए। सॉरी सर, एट दिस टाइम याद नहीं आ रहा कुछ खास। देखो सोचो जरा, रट्टा मना मारने के बजाय सोचो। एंडोवैस्कुलर तो यार वैसल सर एम्बुलिज्म हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कुछ तरतीब होती है, ब्लीडिंग हो सकती है, वैसल रप्चर हो सकती है, ठीक है? सही सही। जी सर, ब्लीडिंग, रप्चर, परफोरेशन और एम्बोलिज्म। फिर उसके बाद जो है आपको ओपन करना पड़ सकता है अगर प्रोसीजर फेल हो रहा हो। जी सर, बिल्कुल ओपन कर यू सकते हैं हैव टू जाके। ओपन इट, ठीक है? तो ये एक उसकी बेसिकली आपकी जो चैलेंजेस होती हैं, जब मैंने लफ्ज लिखा है चैलेंज, तो बेसिकली, और इसके अंदर आउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर का भी आ सकता है। जो ये टेबल होती है ऑपरेशन थिएटर की टेबल की तरह नहीं होती, ठीक है? सही यहाँ पे रेडिएशन का होता है चक्कर, और वो टेबल स्ट्रेट होती है। सही। तो जब आपने चैलेंजेस बताने हैं, तो ये भी एक चैलेंज है कि वहां पे आपको अगर पोजीशनिंग चेंज करनी पड़े तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? जी सर, बिल्कुल सर। मैं थोड़ा फॉर्चुनेट हूँ, मैंने ईआरसीपी करवाया हुआ है, तो वो पेशेंट को प्रोन पोजीशन में करते हैं, तो अगर सैचुरेशन गिर जाए तो उसको सीधा करना और ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा मुश्किल काम ही वही होता है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आज किसी और से भी डिस्कस कर रहे थे ये सवाल, ईआरसीपी में बेहतर है कि आप ये कहें कि इफ यू हैव एनी डाउट इट इज बेटर टू इंटुबेट। इट कैन, ये कह दें कि इट कैन बी डन इन मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर, but it is better if you have any doubt, it is better to intubate to secure the airway, ठीक है? तो कैलाश कुमार, आप सवाल का जवाब समझ आ गया आपको? जी सर। तो होने को तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ये उनसे इसका आंसर में आपने ये कहना है ना कि डिपेंड करता है कि ये कौन सी एंडोवैस्कुलर सर्जरी है, ये अपर लिम्ब में है, ये लोअर लिम्ब में है, ये कोई एओर्टिक एनोरिज्म की सर्जरी है, सही। ये प्रोसीजर क्या है, ठीक है? तो सही। और उसके बाद ये कि जो आउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर के कंसर्न्स है वो आ जाएंगे। सही, निरा के सारे आ जाएंगे। जी सर। हाँ, और आपने इसके अंदर आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि किसी भी वक्त यानी कि इसमें बेसिकली आप आर्टीरियल लाइन का जिक्र, इन्वेसिव मॉनिटरिंग का जिक्र करेंगे, सही। ठीक है? सही। कि बिकॉज दिस केस कैन, like this patient can collapse anytime because of any possible complication. You are dealing with the vessels, ठीक है? सही। तो ये है चीज। तो मॉनिटरिंग में इन्वेसिव मॉनिटरिंग भी इसमें आएगी, ठीक है? किसी ने मुझे उस वक्त जवाब दिया था ग्रुप में कि इसमें एबीजी, पता नहीं वो क्या सवाल था, मुझे पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कर रहे हैं, वो कुछ सवाल पता नहीं, आई डोंट नो वो इस वक्त ग्रुप में इस वक्त मौजूद है हमारी क्लास में या नहीं, ठीक है? अच्छा, कल क्या सिनेरियो भेजा था सुहेब? कल का सिनेरियो याद है? कल का क्या था? भी याद नहीं। इम्तहान से पहले याददाश्त चली जाती है, कोई इसमें अनहोनी बात नहीं है। नहीं सर। सर वो एमआरएम वाला। जी जनाब, वो सवाल था कि अगर मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी के है इन अ नोन हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक पेशेंट, ठीक है? 50-year-old female, known hypertensive and diabetic, for modified radical mastectomy with axillary clearance due to breast CA. What are anesthetic concerns? What investigations will you do? How will you give anesthesia? What are different analgesia options and how will you plan perioperative analgesia? वैसे तो मैंने इसका आंसर रिकॉर्ड करके भेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद आंसर सही नहीं आ रहे थे।
तो कौन वॉलंटियर करेगा, कौन जवाब देगा? सर एनेस्थेटिक कंसर्न इसके हाइपरटेंसिव रिलेटेड होंगे, good. डायबिटीज रिलेटेड होंगे और सीए ब्रेस्ट रिलेटेड होंगे। डायबिटीज रिलेशन में माइक्रो एंड मैक्रो वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, diabetic neuropathy and nephropathy, gastroparesis, neck stiffness, इंटुबेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह सीए ब्रेस्ट में सब मेटास्टेसिस हो सकता है लंग बोन में, तो वो रीजनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाइपरटेंशन रिलेटेड में कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एमआई, हार्ट फेलियर। ठीक है, और और इस सर ये कि आंसर पहले तो को- इस हिस्ट्री में आंसर को सर कोई ये ना प्रूफ कि करे? सर पहले तो हिस्ट्री में पूछेंगे ना कि क्या देखे क्या प्लीज मतलब हिस्ट्री में। मेरी बात सुने, मैं आई विश के मैं कैमरा ऑन करके ना मैं आपके आगे हाथ जोड़ के ये बता दूं कि खुदा के लिए टेबल वाइवे में हिस्ट्री बताने का टाइम नहीं होता। ओके सर। टेबल वाइवे में आपसे कोई देखे, आपको ये बेसिक फर्क समझने की कोशिश करें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग केस एंड टेबल वाइवा? ठीक है, जी सर। ये जो हिस्ट्री की कहानी, और मजे की बात ये है कि आप लोगों को और कोई बात याद रहे ना रहे, ये जुमला जी। आपको जरूर पता नहीं किसने याद करवाया है कि हिस्ट्री सबसे पहले बोलनी। देखो सही सर, सही बात है। बात समझने की कोशिश करो। मुझे अफसोस इस बात का है, शायद आपने मेरी ये सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने की हुई हैं और आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि सुनी है आपने, क्योंकि अगर आपने सुनी होती तो ये अब तक इन लोगों को तो मैं तोते की तरह रटवा गया हूँ। ये सुहेब का तो फौरन सबसे पहले एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल कंसिडरेशन का जुमला सबसे पहले आता है। तो भाई इसके अंदर आंसर में ये है कि ये इसके अंदर कंसर्न अगर कोई बताना होगा तो कंसर्न्स रिलेटेड टू 50-year फीमेल व्हिच कैन बी अ पोस्ट मेनोपॉजल हैविंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक जुमला। दूसरा, microvascular and macrovascular complications with end organ damage related to diabetes and hypertension in heart, CNS, kidneys, autonomic in the form of autonomic neuropathy, difficult intubation, sudden swings of blood pressure, increase mortality and morbidity, increase cardiac mortality and morbidity। ठीक है, सही सर। ये यानी कि आपने दरिया को कूजे में बंद करना है। आप पहले इसको ये आपको जुमले याद कर लेने चाहिए। अगर आपको ये कहा जाए कि भाई ये पेपर का सवाल है, यहाँ पे मैं लिख के लगा दूं सीपीएसपी के पेपर आउट हो गया है, तो ये आपको मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी वाइवा ऐसा मुकम्मल नहीं होगा कि आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएं टेबल वाइवे के और लॉन्ग केस पूछा जाए और आपसे डायबिटीज की ये जवाब आपको ना देना पड़े। ये आप वाइवे के बाद आके ना मुझे आप लोग, आई चैलेंज यू पीपल कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके वाइवे में जिसने हाइपरटेंशन, डायबिटीज के बारे में ना बताया हो, जिसने ये जुमला एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल कंसिडरेशन इन पीडियाट्रिक पेशेंट या एल्डरली पेशेंट या ओबीस ये जुमला ना बोला हो। ये हो ही नहीं सकता कि उसको ना बताने पड़े। ठीक है, सही। फिर अगले स्टेप में तीसरी चीज क्या है? कैंसर। जी सर। तो व्हाट आर, पहले आपसे सवाल है कि व्हाट आर द कंसर्न्स इन अ कैंसर पेशेंट? क्या कंसर्न्स होते हैं कैंसर पेशेंट्स में हमारे कंसर्न्स? साइट लोकेशन। बिल्कुल, अभी एक मिनट में आपको भी मौका देता हूँ। आप अगला क्वेश्चन यासीन आपसे होगा, फिक्र ना करें आप। लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे ये बताएं कि इस टाइम पे कैलाश साहब आपको कोई मॉर्गन का सफर नंबर याद नहीं आ रहा ना जिसमें ये बातें लिखी हो? सर मैंने मॉर्गन इतना नहीं पढ़ा वैसे। अच्छा, प्रॉब्लम ओरिएंटेड पढ़ी होगी। ये तो मैं साथ साथ जिसको कहते हैं ना वो सासों की तरह और नंदों की तरह ये ताने मारने तो जरूरी है। ठीक है ना? जी सर। ठीक है, तो वो ये तो मुझे पता है ना, मॉर्गन से गिरा प्रॉब्लम ओरिएंटेड में अटका, मॉर्गन से गिरा एनेस्थीसिया को एक्जिस्टिंग डिजीज में अटका। सही।
ठीक है, तो ये किसी में ये आपको आंसर नहीं मिल रहा ना इसका। वैसे नहीं बाय द सर। वे कैंसर के बारे में लिखा हुआ है एक सही। 4M करके होता है। 4M किसी को याद है? जी सर, मास इफेक्ट होता है और मेटास्टेसिस होती है, मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है और साथ में मेडिकेशंस। वेरी गुड, रट्टा निकल आया ना। किताब हाँ सर, का वो बताया आर्टिकल तो उस दिन सर आर्टिकल पढ़ा था मैंने। जी जी जी, चले शुक्रिया। एनीवेज देखें, कोई भी कैंसर होता है तो उस कैंसर जी। में उसकी साइट से होता है, यानी कि एक होता है रीजनल स्प्रेड, रीजनल सॉरी आपका समझ लें कि वो जिस साइट के ऊपर है वहां पे जो उसकी प्रेजेंस है, ठीक है। उसके बाद होता है सही। नियर बाय मेटास्टेसिस। नियर बाय मेटास्टेसिस होता है इन द लिम्फ नोड्स, ठीक है। और सही। उसके बाद फिर होता है डिस्टेंस मेटास्टेसिस। डिस्टेंस मेटास्टेसिस होता है लिवर के अंदर, लंग्स के अंदर, बोन्स के अंदर, ठीक है, यूजुअली। तो उसकी वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके बाद आ गया ये इसका जो आपका मैस इफेक्ट खत्म हो गया और मेटास्टेसिस खत्म हो गया। उसके बाद आ गया मेडिकेशन। जो मेडिकेशंस होती हैं या वो कीमोथेरेपी की फॉर्म में होती है या रेडियोथेरेपी की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो रेडिएशन जो होती है वो उसका ज्यादा रोल होता है एयरवे के अंदर, तो एयरवे की डिस्टॉर्शन हो सकती है, तो आपने उस में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और बाकी जो कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी से सेल लाइंस डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। उसमें एनीमिया हो जाता है। सेल लाइन डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि सारी चीजें कम हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरे उसमें लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। कोई भी इस किस्म की सारी चीजें जो है वो आ सकती हैं उसके अंदर, ठीक है। कार्डियोटॉक्सिक भी होती हैं, कार्डियक टॉक्सिक भी होती है, ठीक है, कार्डियक फेलियर कर सकती है। तो ये आपको इस तरीके से कोई भी कैंसर हो तो आपके दिमाग, फिर उसके बाद अगला, अभी खत्म नहीं हुई है बात। कैंसर के अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है पेन का, ठीक है। कैंसर पेन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो हो सकता है कि वो अगर पेशेंट या तो उसकी थेराप्यूटिक सर्जरी हो रही होगी या पेलिएटिव सर्जरी हो रही होगी, ठीक है। सही। तो उस हिसाब से ये पेशेंट ओपियोइड डिपेंडेंट भी हो सकता है। कैंसर पेशेंट में आपने ये कंसर्न जब बताने हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारे में आप ये आपने ना जिस तरह सियासतदान एक दो टॉक शोज देख ले, जिस तरह टॉक शोज में सियासतदान बोलते हैं ना वो हाँ होता है ना होता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, 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 ठीक है। सही। उसके बाद अब आ गया आपका एमआरएम। एमआरएम में आपको पता होना चाहिए कि उसकी इंसिजन कहाँ पे होगी, उसमें कौन सी नर्व सप्लाई इन्वॉल्व है, क्योंकि उसी से ही आप एनाल्जेसिया प्लान करेंगे ना, सही। ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे कोई एक बंदा बताए कि मैंने सर्जरी के रेफरेंस से आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सर्जरी तो अभी सर क्या बोला आपने? सर्जरी के रेफरेंस से आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। उसमें एक तो सर ये पोजीशनिंग कंसर्न्स है हमारे, एक हो गई पोजीशन एक हो गई, और उससे पोजीशन तो बाद में है ना। पहले तो सबसे पहले कि सर्जरी हाई रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है, लो रिस्क है, ठीक है। उसके बाद सर्जरी एमरजेंट सर्जरी है, अर्जेंट सर्जरी है, इलेक्टिव सर्जरी है, प्लान सर्जरी है, ठीक है। एमरजेंट और अर्जेंट एक साथ तकरीबन इस्तेमाल होते हैं, और इलेक्टिव और प्लान सर्जरी इकट्ठे इस्तेमाल होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सही। एमरजेंट सर्जरी ये कई दफा डिस्कस कर चुके हैं आप, क्योंकि हमारे मेहमान हैं तो इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। सर जी जो है ना जो है वो मिनट्स में जो होती है सर्जरी वो एमरजेंट होती है, जो घंटों में होती है सर्जरी वो अर्जेंट होती है, ठीक है। जो हफ्तों में होती है या दिनों में होती है वो प्लान्ड होती है, और जो महीनों में या जो ना करने की जरूरत हो वो इलेक्टिव होती है, ठीक है। ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हर सर्जरी के अंदर एक तो उसकी वैसे कैटेगराइजेशन होती है कि हाई रिस्क है या लो रिस्क है या इंटरमीडिएट रिस्क है, एक कैटेगराइजेशन होती है ब्लीडिंग के रेफरेंस, ठीक है। सही। उस सर्जरी के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो वो आपको पता होना। तो ये बेसिकली ये एक आपके दिमाग के अंदर जब भी सर्जरी का नाम ले तो आपके दिमाग के अंदर एक कंप्यूटर चलना चाहिए, जिससे आपको ये पता लग जाए कि भाई ये अर्जेंट सर्जरी है, इमरजेंट सर्जरी है, ये हाई रिस्क सर्जरी है, ये किस पोजीशन में होनी है, इसमें कौन सा लेवल ऑफ एनेस्थीसिया चाहिए, इसके अंदर कितने ड्यूरेशन की सर्जरी है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये आपके दिमाग के अंदर सर्जरी से रिलेटेड आपको ये होगा, ठीक है। और कोई ऐसी सर्जरी होगी जिसमें पोस्ट ऑपरेटिवली कोई खास किस्म की चीजें होंगी, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई एक एनास्मोसिस हुआ है
तो अब आपने उस पेशेंट को कोशिश ये होगी, अगर कोई एयरवे का एनास्मोसिस हुआ है मिसाल के तौर पर, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू हैव पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन, इट इज बेटर टू एक्सट्यूबेट, क्योंकि अगर वो पोस्ट ऑपरेटिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से उसके एनास्मोसिस का लीक होने का खतरा होगा मिसाल के तौर पे। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी सर। तो इसी तरीके से हर सर्जरी के अंदर, जैसे न्यूरो सर्जरी हुई है, तो अगर बहुत प्रोलॉन्ग सर्जरी हुई है तो उसको ब्रेन एडिमा से बचाने के लिए हो सकता है उसको पोस्ट ऑपरेटिव इलेक्टिव वेंटिलेशन की जरूरत हो। तो आपके दिमाग के अंदर ये पता होना चाहिए कि क्या इसमें कोई खास बात है, ठीक है। तो ये एक कंसर्न है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने उसके अंदर मेटोक्लोप्रामाइड अवॉइड करनी है, क्योंकि वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ाता है उससे, तो इसलिए इट्स नॉट अ वेरी गुड चॉइस टू गिव मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरीके से आपका ये सर्जरी रिलेटेड ये कंसर्न, जब भी आपको जब आपको एक सिनेरियो आपके ऊपर फेंके तो आपके दिमाग के अंदर ये आ जाना चाहिए कि एक पेशेंट की आइडेंटिटी, उससे रिलेटेड कोई कंसर्न बनते हैं या नहीं होंगे, हो सकता है हो सकता है ना हो, फीमेल जेंडर हो, कुछ भी ना हो ना, तो फीमेल जेंडर में पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग के ज्यादा चांसेस, ठीक है। अगर बच्चा है उसके अंदर डिफिकल्ट एयरवे के चांसेस होते हैं, उसके अंदर फिक्स्ड कार्डिक आउटपुट होता है, उसके अंदर हाइपोथर्मिया का खतरा होता है, उसके अंदर जो है वो मेटिकुलस डोज कैलकुलेशन करनी होती है, उसके अंदर आपको स्पेशल किस्म के इक्विपमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। सही सर। तो इसी तरीके से अगर आपको 50 ईयर फीमेल है तो आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर पोस्ट मीनोपॉजल कंसिडरेशंस आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट वेस्ट टू मच टाइम। ये नहीं है कि अब पोस्ट मीनोपॉजल पे कहानी शुरू कर दी, भाई इतना जुमला काफी है। बिकॉज ऑफ एज पेशेंट में बी पोस्ट मीनोपॉजल ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, पेशेंट इज डायबिटिक्स, और मैंने जो आपको जुमला बोला है मैक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस विद एंड ऑर्गन डैमेज in the form of retinopathy, nephropathy, hypertension, cardiac failure, ischemic heart disease, peripheral vascular disease, CVA. Difficult intubation, swings of blood pressure, so invasive monitoring is needed. Diabetic patient, glycosylation of joints, so difficult intubation is suspected. Gastroparesis, आपने जुमले में सिर्फ गैस्ट्रोपरेसिस बोला, आप क्या गैस्ट्रोपरेसिस का वो पूछेगा अगला, क्या मतलब है इसका, आप साथ आपने आपको उसमें उसका वजह भी बतानी है कि क्या प्रॉब्लम है। गैस्ट्रोपरेसिस है, 3 हेडिंग्स याद रखें, चेंज, इफेक्ट, मैनेजमेंट। चेंज, इफेक्ट, मैनेजमेंट। व्हाट इज द चेंज? गैस्ट्रोपरेसिस। व्हाट इज द इफेक्ट? चांसेस ऑफ एस्पिरेशन। हाउ टू मैनेज? क्रिकॉइड प्रेशर, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, एसिड प्रोफाइलैक्सिस। जो है चांसेस ऑफ डीसैचुरेशन बिकॉज ऑफ डिक्रीज एफआरसी, तो ये एफआरसी कम हो गई, ये चेंज है। इफेक्ट क्या है जी? सैचुरेशन, जल्दी डीसैचुरेशन हो रही है। मैनेज कैसे करना है जी? प्री ऑक्सीजनेशन करना है। वहां पर आप लोगों को कोरिलेशन करनी नहीं आती, तो आप आधी बात करेंगे तो एग्जामिनर आपकी शक्ल देखता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही वाइवा है, यकीन करें यही वाइवा है, इसके अलावा कुछ वाइवा नहीं है। तो मतलब सर चेंज, इफेक्ट, मैनेजमेंट अगर कुछ बोलना है तो इन तीनों चीजों को एक साथ बोलना है, चेंज मतलब देखिए मेरी बात सुने, आपको आपके दिमाग में ही होना चाहिए कि आप अपने जुमलों की प्रैक्टिस ऐसे कर लें, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर लें कि जिसके अंदर आपको पता हो कि मैंने क्या बोलना है, ऐसे हवा में तीर न चलाएं। ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, पीडियाट्रिक, न्यूनेट, एल्डरली, प्रेग्नेंट पेशेंट, ये तो आपका पेपर आउट है, इसकी तो प्रैक्टिस कर लेना। वहां पर कोई भी आएगा बीच में तो आपको पता हो कि मैंने 30 सेकंड्स में, तो 40 सेकंड्स में, 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीजें कैसे, जिसमें मिस भी कुछ ना हो, ठीक है। सही सर। तो ये आपने कंसर्न बता दिए। बाकी इसके अंदर अब अगला पॉइंट ये बताइए कि इसमें चॉइस ऑफ एनाल्जेसिया क्या क्या होगा। चॉइस ऑफ एनाल्जेसिया इसमें सर हमारे पास मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया है, और साथ पहले एक सेकंड, पहली तो बात ये, पहले आप एनैमोरेट करें कि क्या क्या चॉइसेस है, फिर आप बताएं मल्टी मॉडल का प्लान बताएं। सर एक तो सर आईवी एनाल्जेसिक्स है हमारे पास, और उसके बाद सर हमारे पास रीजनल एनेस्थेसिया में हमारे पास सर थोरेसिक एपिड्यूरल है, और साथ में इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक है सर हमारे पास ऑप्शन, और पैरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक सर, ये 3 चीजें हैं। बाकी सर लोकल इन्फिल्ट्रेशन है उसके बाद सर एंड में हम करवाते हैं। आजकल के हिसाब से इरेक्टर स्पाइनी ब्लॉक का नाम भी याद कर लें, ठीक है। कौन सा सर? इरेक्टर स्पाइनी ब्लॉक। इरेक्टर स्पाइनी, ठीक सर, ठीक है।
और उसके ठीक अलावा सर। पैक ब्लॉक सर, पैक्स ब्लॉक, ठीक है, पैक्स ब्लॉक, स्ट्रेटस इंटीरियर ब्लॉक। ठीक सर। और जो आपने आईवी एनाल्जेसिक बताए हैं वो क्या क्या है? उसमें सर हमारे पास जो है एस्टामिनोफेन है, और साथ में हमारे पास एनस्टेड्स हैं, और साथ में ओपियाइड्स हैं सर। तो अकॉर्डिंग टू द नीड हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो और इसके अलावा और कोई रह गया है? एक दो चीजें मिस करें? आईवी लोकल एनेस्थेटिक का लिग्नोकेन वगैरह। जी बिल्कुल ठीक है। और बाकी सर यही है सर, बाकी और कुछ याद नहीं आ रहा। डेक्समेडिटोमेडिन, सही सर। ठीक है, तो बहुत वो सर हम इंट्रा ऑपरेटिवली यू वांट टू से कि हम चलाएं वो? बिल्कुल, डेक्समेडिटोमेडिन इंट्राऑपरेटिव नहीं दी जा सकती। सर दी जा सकती है, लेकिन थिएटर्स में प्रैक्टिस नहीं की है ना हमने, वो आईसीयू में बहुत प्रैक्टिस की है। देखें, आपने ऑप्शन बताने हैं ना, जी हाँ बिल्कुल। जब आपसे वो This is ऑप्शंस the- पूछ रहे हैं, दिस इज नॉट हाँ। आप सारों पेशेंट में, एक पेशेंट में सब कुछ थोड़ी दे देंगे, सही बात है सर, लेकिन वी हैव ऑप्शन। सही बात है। ठीक है। उसके बाद केटामिन सर। इन्फ्यूजन, सही केटामिन एनाल्जेसिक में केटामिन कभी भी ना भूलें। सही सर। जैसे निगत ने हमें लाइडोकेन इन्फ्यूजन याद कराया है, ठीक है। सही। अब इस सही, सर। पेशेंट में कोई एक प्लान बता दें आप, इसमें सर कॉम्पैक्ट होना चाहिए। मैं प्रेफर करूंगा सर इसको कि मैं मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया के साथ थोड़े से कैपिटल लगा दूं, या ओके। पैरामेट्रिक ब्लॉक लगा। अच्छा, मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया में आप ये जवाब देंगे कि उसको एपिड्यूरल लगा देंगे? नहीं सर, विद आईवी एनाल्जेसिक उसके बाद सर मैं थोड़े से कैपिटल पेशेंट को लगाऊंगा, क्योंकि सर पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को पेन रहता है, तो इंट्रा ऑपरेटिव भी और साथ में पोस्ट ऑपरेटिव भी हमें दोनों में कवर मिलेगा सर। व्हाट इज प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया, व्हाट इज प्रिवेंटिव एनाल्जेसिया? नहीं आ रहा सर। एनीवन? प्रिवेंटिव से पेन होने से पहले जो देते हैं पेन की जो एनाल्जेसिया से वो होता है जी, उसको प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया कहते हैं। तो उसमें थ्योरी बेसिकली क्या होती है कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, आप मतलब जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है ना बिफोर इंसिजन, तो आप उसको ब्लंट कर रहे हैं। तो उसमें आमतौर पे कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं? हमारे पास सर ओपियाइड्स देते हैं हम सर। एनसिड्स, ओपियाइड्स। ओपियाइड्स प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया में नहीं सर दिया। एनसेड्स बिल्कुल, टोरोडोल एनसेड्स है एस्टामिनोफेन है सर। सर इसमें पैरासीटामोल है 2 ग्राम, और 400 mg सिलिकॉक्सिब, और प्रीगैबालिन है, और चौथा एप्रीपिटेंट। ये क्या बोला है? आखिरी क्या बोला है? एप्रीपिटेंट यार- सब्सटेंस पी इनहिबिटर जो होता है। जी जनाब, तैयब साहब फंस गए आप। एक तो बात ये कि आपने 2 ग्राम किस तरीके से बोल दिया चंदा? नहीं सर, ये तो हम अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट बोलेंगे ना। अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो आपने ये एप्रीपिटेंट बोला है ना, एप्रीपिटेंट भाई एनाल्जेसिक नहीं है, एप्रीपिटेंट इज एंटीएमेटिक। जस्ट करेक्ट मी। ओके ओके सर, वो फिर मैं नाम कंफ्यूज कर गया, कोई और था फोर्थ वन। चलो अगर मिले तो बता देना, क्योंकि मेरे ख्याल से एप्रीपिटेंट तो जो है ना वो एंटीमेटिक होता है, ठीक है। और डॉक्टर साहब फॉस्फोडाइएस्टरेस इनहिबिटर्स की बात करें सर, कोई एक Sorry? कौन सा? सर कोई फॉस्फेट पीडीए इनहिबिटर्स सर, उनमें से कोई एक पेन किलर था सर, किसी बुक में ही पढ़ा था। आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा सर, वही उसी की बात कर रहे हैं। चले देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, वहां पर एक ज़हन में रखें, बहुत फैंसी चीजें बताने से बेहतर है जिसके बारे में आगे आपको नहीं पता ना, एप्रीपिटेंट तैयब तुम्हारे भूल जाओ फॉर द टाइम बीइंग। क्या एप्रीपिटेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है? सर सब्सटेंस पी इनहिबिटर होता है। वेरी गुड। अगर आपको पता है तो फिर आप जरूर बताएं, अगर नहीं पता तो नहीं बोलना, ठीक है। और ये एप्रीपिटेंट जो है ना, जिन्होंने ब्रिटिश बुक्स पढ़ी हैं, ब्रिटिश बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ये ब्रिटिश एमसीक्यूज में भी नहीं लिखा हुआ, ये अमेरिकन एमसीक्यूज की बुक्स में एप्रीपिटेंट का लफ्ज पढ़ा है मैंने,
ठीक है, डाइनिंग हॉल में डिस्कशन है सर इसका। ब्रायने हॉल में नए एडिशन में। जी हाँ। अच्छा ठीक है, तो मल्टी मॉडल में आप किस तरह बनाएंगे? देखिए आप बार बार आईवी एनाल्जेसिक्स का लफ्ज यूज कर रहे हैं। आप आईवी एनाल्जेसिक्स में वो आपसे फिर सवाल पूछेगा कौन कौन से, तो आप ये कर दें कि ओपियाइड्स एंड नॉन ओपियाइड्स। ठीक है, सही। तो Opiates ओपियाइड्स and के अंदर non-opiates ओपियाइड्स आप कह दें कि शॉर्ट एक्टिंग देंगे और लॉन्ग एक्टिंग देंगे फॉर पोस्ट ऑफ या पोस्ट ऑफ पीसीए बता दें। ठीक है, या आपने सही। अगर थोरेसिक एपिड्यूरल बोला है तो आप मल्टीमोडल एनाल्जेसिया का मतलब ये होता है कि यू आर ब्लॉकिंग द पेन सेंसेशन एट एवरी स्टेप। ठीक है, सही। ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन, परसेप्शन। ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन, परसेप्शन। ठीक है, एंड प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया, प्रिवेंटिव एनाल्जेसिया। ठीक है, ठीक सर। तो जो है ना ये इसका है। तो इसमें आप प्लान में आप अगर आप पोस्ट ऑपरेटिव उसको पीसीए दे रहे हैं तो आप उसमें साथ पैक्स ब्लॉक के साथ बना सकते हैं कि पैक्स ब्लॉक दे दिया आपने सर्जरी स्टार्ट होने से पहले आप देंगे ना, बाद में तो वो आपको प्लेन्स ही नहीं मिलेंगे। सही। तो आप पहले लगा देंगे ये ब्लॉक जो ये पैक्स ब्लॉक है। ठीक है, और उसके बाद आप उसको आईवी एनाल्जेसिक दे सकते हैं जो आप बाकी बोल रहे हैं, ओपियाइड्स एंड नॉन ओपियाइड। यू विल गिव पैरास्टामोल, यू विल गिव पाकिस्तान, यहाँ पे सऊदी अरब में आइबुप्रोफेन भी अवेलेबल है, तो वो मेरे मुंह से निकल रहा है। अभी किसी ने टोराडोल का लफ्ज बोला था, किसने बोला था टोराडोल? जी सर मैंने बोला था। आपने कभी भी मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जो जूनियर्स हैं सीनियर्स हैं वाइवा दे रहे हैं, एक अपनी हैबिट बना लें, ट्रेड नेम बोलने को अपने लिए हराम कर लें। ट्रेड नेम ना बोला करें खुदा के लिए। ट्रेड नेम बोलता है ना जब कोई, तो वो ऐसा लगता है कि कोई टेक्नीशियन बोल रहा है। ठीक है, तो ट्रेड नेम है ये मैं इसलिए मैंने सख्ती से बोला है ताकि आप कभी भी आइंदा ना बोलें। जेनेरिक नेम, प्रैक्टिस जेनेरिक नेम। वजह क्या है? वजह ये है कि ये आप फंस सकते हैं। ट्रेमाडोल में और टोराडोल में जमीन आसमान का फर्क है, नाम मिलते जुलते हैं। ठीक है, सही सर। दूसरे मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, सऊदी अरब में आया तो मैंने उनसे कहा मुझे किन्स चाहिए, वो मेरी यूं करके शक्ल देखने लगे, ये क्या बकवास कर रहा है ये। ठीक है, तो अच्छा मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, वेट कीजिए, ये खत्म हो रहा है। कैलाश कुमार, आज आप सारी रात हंसते मुस्कुराते रहोगे। जी सर बिल्कुल।